तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारा से चैनल योग प्लेनेट पे, जहां हम CHS नवोदय और विद्या ज्ञान जैसे इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने जा रहे हैं क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्लास 9 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया है मेजरमेंट का, हम पढ़ाने जा रहे हैं। और जिन बच्चों को मतलब फर्स्ट लेक्चर देखना है, अच्छा से देखना चाहते हैं, तो योग प्लेनेट के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और फर्स्ट लेक्चर के जो टॉपिक है उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर देखना आपके लिए मतलब बनता है, आप देख लो, अच्छा रहेगा। तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मेजरमेंट होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। यानी हम आपको बता रहे हैं ऐसे मेजरमेंट क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए मेजरमेंट क्या होता है, ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें से एक नोन हो और दूसरा अननोन हो, उनके बीच का जो कंपैरिजन होता है वही मेजरमेंट होता है। बशर्ते उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी मास हो गई और दोनों का कंपैरिजन करें, तो ऐसी मेजरमेंट नहीं होगा। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम और आपके टेम्परेचर हो जाता है, करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इनका SI यूनिट होता है सेकेंड, मीटर, उसके बाद से कैंडेला, CD, मतलब ऐसे कर करके केल्विन होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और ये ना ही किसी से मिल के बनी होती है, ना किसी में टूटती हैं। यानी मीटर खुद मीटर से बना होता है, केवल लेंथ से, और केजी से। यानी किसी दो यूनिट के मेल से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी खुद एक यूनिक क्वांटिटी है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। वैसे ही डेराइव्ड क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनी होती है। तो फंडामेंटल इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्वांटिटी, चूँकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनी होती है। और अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो और इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक था डायमेंशन। तो डायमेंशन आखिर होता क्या है, तो किसी भी हम यूनिट को लिख रहे हैं जैसे, तो उसको शॉर्टेस्ट वे में, इजी वे में हम कैसे समझ ले, उसी को मतलब डायमेंशन कहते हैं। अगर आप ऐसे एक कैपिटल लेटर में लिख रहे हो यूनिट, जैसे फोर्स का हो गया, तो ऐसे मतलब आई थिंक देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी मतलब लगती है। अगर ऐसे हमको इजी वे में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया कि हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी के वे में अगर हम समझे, यानी मूल राशियों के रूप में हम समझे इसको, तो आसानी होगी। तो केजी को हम m लिखते हैं, और मीटर को L लिखते हैं, s को यानी सेकेंड को t लिखते हैं। और यहाँ पे 2 नीचे है, तो पावर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इजी वे में इसको समझने के लिए हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि इस यूनिट मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है या फिर अच्छा भी लग रहा है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इतना यूनिट तो पढ़ लिया, डेराइवेड यूनिट या फिर मूल राशि या फिर व्युत्पन्न राशि। आखिर ये राशियाँ आई कहाँ से और इनका शुरुआत कहाँ से हुआ, सिस्टमेटिक वे में हम इसे पढ़ते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले ये राशियाँ आई, मतलब हर जगह थी, हमारे देश में भी थी, हर जगह में थी। लेकिन अगर कोई भी चीज़, लैंग्वेज को ही ले लीजिए, अगर कोई भी लैंग्वेज एक छोटे से रीजन में हो तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है। अगर हमारे देश में देख लिया जाए तो जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए हमारा मतलब जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, मतलब ऐसे घोषित नहीं हो पाया, या फिर ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा देखिए, इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इन मेजरमेंट, यानी दूसरे अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट को मतलब इस्तेमाल कर, सिस्टम को इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर कौन हुआ? तो CGS यूनिट हुआ, जो फ्रांस में मतलब उसका यूज किया जाता था। FPS हुआ, वो ब्रिटिश में यूज किया जाता था। और CGS का एक एक्सटेंडेड फॉर्म यानी MKS हुआ, जिसे भी फ्रांस में मतलब यूज किया जाता था। तो आखिर वही क्यों मतलब बड़े स्केल पे लिए गए? क्योंकि मतलब वो बड़े स्केल पे यूज किए जाते थे। उनका ये नहीं था कि मतलब हर 2 कदम पे मतलब आपके किसी भी चीज़ को तौलने या फिर नापने के सिस्टम्स बदलते जाएं। तो जो चीज़ बड़े स्केल पे यूज किए जाएंगे उनको ही मतलब नामांकित करते हैं किसी भी जगह पे। तो वो चीज़ बड़े स्केल पे यूज किए जा रहे थे, जहाँ की पूरे वर्ल्ड में हर एक रीजन में अलग अलग सिस्टम्स यूज किए जा रहे थे। इसीलिए उनको ना लेके इन 3 सिस्टम्स को लिया गया, CGS, MKS एंड FPS। Initially, there were many ways of measuring the physical quantities, but at the end, only 3 systems of measurement of physical quantity are accepted, in which 2 are regional, CGS and FPS. यानी 2 are regional, CGS and FPS. CGS और FPS रीजनल थी, जो कि बहुत ही बड़ी स्केल पे यूज की जा रही थी। एंड अदर इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ CGS विच इज नॉन एज MKS, यानी CGS का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो MKS है। अब CGS देखिए, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड। और MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसका फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर देखेंगे तो मीटर, केजी और सेकेंड। और FPS में क्या होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, यहाँ पे फुट पाउंड सेकेंड। और यहाँ पे क्या है, CGS का एक्सटेंडेड फॉर्म देखिए, सेंटीमीटर का बड़ा पैमाना क्या होता है, मीटर होता है, ग्राम का किलोग्राम, और सेकेंड का बड़ा पैमाना होता है, लेकिन हम SI में इसे सेकेंड ही लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड यूज किया गया है। तो CGS का एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS, जो कि फ्रांस में ही यूज किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए फुट पाउंड सेकेंड, यानी 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। ये वो वाला फुट है, तो यहाँ पे हम 12 इंच होता है। पाउंड, केजी के जगह पे लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी फुट का इस्तेमाल 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। लेंथ के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, फुट का। और केजी के लिए यानी किलोग्राम, यानी किलोग्राम के लिए पाउंड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यानी एक पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड में 0.45 हाँ, तो 1 पाउंड में 0.45 यानी 450 ग्राम होता है। केजी
हाँ 450 ग्राम होता है, यानी ये डेसिमल में लिखा गया तो हम इसे केजी लिख सकते हैं। तो ये किलोग्राम के जगह पे पाउंड यूज किया जा रहा था। तो द सिस्टम्स ऑफ यूनिट विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनल लीस्ट सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। जैसे मतलब 3 सिस्टम्स उस समय यूज किए जा रहे थे, CGS, FPS और MKS। तो अगर आपको मतलब किसी भी बड़े पैमाने पे कुछ करना है, यानी इंटरनेशनली ग्लोबली कुछ करना है, आप देखते हैं अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा कौन सा है? इंग्लिश। क्यों हम इंग्लिश रखे हैं? मतलब किसी भी स्पेसिफिक भाषा, जो भाषा बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती हो, तो इंटरनेशनली हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या फिर किसी भी मतलब जैसे हमारी DRDO और नासा, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, तो कंबाइन करेंगे तो एक ऐसा वे होना चाहिए जैसे कि मतलब दोनों तरफ के लोग मतलब एक दूसरे से मतलब आसानी से अंडरस्टैंडिंग बना सके। इसीलिए मतलब हम क्या करते हैं, एक ऐसी मतलब यूनिट का खोज करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चले। जैसे हम इंग्लिश का यूज पूरे वर्ल्ड में करते हैं फ्रिक्वेंटली, और कहीं भी पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वैसे ही सिस्टम इंटरनेशनल इसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, और जिसे फ्रेंच में बोला गया लीस्ट सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट। कहीं कहीं पे ली लगा रहता है, कहीं कहीं पे ली नहीं रहता है, और ऐसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट से ऐसे होता है हम कहीं भी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच बना सकते हैं। एडवांटेज ऑफ SI यूनिट, इट हेल्प्स द इंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट इन वन सेट ऑफ यूनिट। यानी पूरे होल वर्ल्ड को, यानी एक सेट ऑफ वन सेट ऑफ यूनिट में हम किसी से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यानी हम फोर्स के लिए न्यूटन का, पावर के लिए वाट का यूज कर सकते हैं। हमें किसी भी अदर CGS या फिर MKS किसी भी यूनिट में नहीं मूव करना है, केवल हम क्या SI यूनिट में हम किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं। One set of unit, that means because of this we can communicate and commercially join with each other and make a perfect connectivity in the field of occupations and other। इसका मतलब यही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया। अब कुछ नोट पॉइंट्स है फॉर SI यूनिट्स। SI यूनिट तो आप समझ ही गए उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक दूसरे से आसानी से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए SI यूनिट की ज़रूरत पड़ी, और कुछ उसका लॉजिक नहीं था। जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और SI यूनिट से हम हर जगह एक दूसरे से आसानी से मतलब अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट है। द यूनिट नेम्ड टू commemorate a scientist is not written with a capital initial letter। अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये एक साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है। फिर वाट्स, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, तो उनका नाम जो लिखना है हमें उस यूनिट को दिखाने के लिए फर्स्ट कैपिटल नहीं होना चाहिए, with initial capital letter। the unit of force is written as Newton। यानी फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, न्यूटन। अगर आप लिख रहे हो SI यूनिट दिखाने के लिए फोर्स का, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए न्यूटन के लिए, एंड नॉट एज न्यूटन। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसे लिखोगे, मैंने फोर्स का यूनिट मतलब लिखने के लिए बोला, आपने फर्स्ट लेटर उसमें मतलब क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो ये रॉन्ग है। एम्पियर में क्या करोगे, पहले फर्स्ट लेटर AMPERE, ये क्या है, गलत है। आप एम्पियर मतलब अगर लिखोगे करंट का यूनिट, तो फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होना चाहिए इसमें स्मॉल होना चाहिए। ये एक नोट पॉइंट है। द सिंबल्स फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर यूजुअली द फर्स्ट इनिशियल लेटर ऑफ देयर नेम्स इन कैपिटल। यानी जो मतलब अगर नाम लिख रहे हो तो नाम में फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फ़ाबेट
क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, लेकिन उनके नाम के लिए जो सिम्बल्स SI यूनिट के लिए यूज किए जाते हैं वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यानी फोर्स का यूनिट क्या है, अगर एक अल्फ़ाबेट में लिख रहे हो SI यूनिट उसका तो न्यूटन, तो कैपिटल N से दिखाओगे। फिर से एनर्जी का क्या है, जूल, फिर पावर का क्या है, वाट्स, वाट, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी का क्या है तो हर्ट्ज, H, ऐसे मतलब कैपिटल लेटर से आप दिखाओगे। द यूनिट डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म्स, यानी यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रॉन्ग टू राइट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स एज 10 न्यूटन्स, मतलब किसी भी यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर बोलना है तो 10 सेंटी एम एस नहीं लगाना है, या फिर 10 मीटर में एस नहीं लगाना है, 10 न्यूटन के फोर्स में एस नहीं लगाना है। फिर देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स आर, जैसे सेंटीमीटर को सीएम में, ग्राम को जीएम में, केजी को ऐसे। इट इज रॉन्ग टू यूज द सिंबल सच एज CMS फॉर सेंटीमीटर, ग्राम के लिए GM, ग्राम के लिए G हम लगाते हैं, और फिर किलोग्राम के लिए KGM, एम्पियर के लिए AMP, नहीं एम्पियर के लिए कैपिटल A लगाते हैं। ये वाला नीचे रहना चाहिए था, ये वाला ऊपर हो गया है, तो ऐसे हम इस वे में नहीं लिख सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज रिटेन एज केल्विन, तो केल्विन तो हम ऐसे लिखते हैं नॉट एज। SI यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो केल्विन हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने एक नोट पॉइंट में ले लिया, नोट पॉइंट में था। तो इसमें जैसे हम डिग्री सेल्सियस वगैरह लगाते हैं तो इसमें हम डिग्री नहीं लगाएंगे। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन ऐसे ही रहेगा, यही वाला करेक्ट है। फिर लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम, यानी लाइट ईयर क्या, कितने बच्चों को मतलब ईयर लगा रहता है, तो लाइट ईयर में वो लोग समझते हैं कि लाइट ईयर क्या है, टाइम का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, 1 लाइट ईयर होती है। सिंस M इज सिंबल फॉर बोथ मीटर एंड मिलीमीटर, द सिंबल फॉर मीटर M should never be written before the symbol of another unit। देखिए मीटर और मिलीमीटर दोनों का यूनिट M है, स्मॉल m, लेकिन हम अगर किसी चीज़ को दिखाना रहता है न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर N इंटू M लिखेंगे, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे। मीटर के लिए M न्यूटन से पहले कभी भी नहीं आना चाहिए। न्यूटन क्या, किसी भी यूनिट से पहले मीटर नहीं आना चाहिए, मीटर किसी भी यूनिट के बाद होगा। अगर वो पहले आ रहा है तो मिली न्यूटन बोलेंगे, या फिर मिली जैसे भी वो दूसरा क्वांटिटी है मिली बोलेंगे। जनरली इंडेक्स इज यूज्ड फॉर डेराइवेड क्वांटिटी। अब डेराइवेड क्वांटिटी के लिए इंडेक्स यूज करते हैं, जैसे प्रेशर का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो स्लैश का यूज नहीं करते हैं, हम ऐसे इंडेक्स का यूज करते हैं। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको अभी बताया था, और इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। हर्ट्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, न्यूटन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, पास्कल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, या फिर कैंडेला, मतलब इसमें से आपको बताना है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था हर्ट्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, पास्कल भी नहीं है, कैंडेला है। कैंडेला क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ऐसे तो क्लियर करने पे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम डिस्कशन करें तो और अच्छा, और मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा। हर्ट्ज को 1/T लिखते हैं, यानी 1/T
टी, यानी टी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, सेकंड को। यानी अगर टाइम है तो हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों नहीं कह सकते। हम लोग तो ऐसे बोल रहे थे मतलब जिसमें एक यूनिट हो वो फंडामेंटल क्वांटिटी बोली जाती हैं। तो इसमें तो एक ही यूनिट है, इसमें दूसरी यूनिट कहाँ है कि इसे हम डेराइवेड बोलेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, टाइम को नहीं दिखाता है, वो एक सेकेंड में कोई भी इंसिडेंट कितने बार हो रहा है इस चीज़ को दिखा रहा है। इसलिए हम इसे फंडामेंटल ही इसलिए हम इसे बोलेंगे डेराइवेड। और ये इंडेक्स में भी है, इन्वर्स में भी है, और दूसरा ये टाइम को नहीं दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इंसिडेंट इन मतलब एक सेकेंड में कोई भी इंसिडेंट कितने टाइम से हो रहा है ये दिखा रही है फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसे डेराइवेड बोलेंगे। न्यूटन तो आप जानते हैं फोर्स का है, और पास्कल, न्यूटन फोर्स का मतलब है SI यूनिट, और पास्कल क्या है, पास्कल प्रेशर का SI यूनिट है। तो देखिए मैंने अभी आपको एक नियम बताया था, किसी भी मतलब साइंटिस्ट का मतलब नाम के ऊपर जो यूनिट है, अगर आप उसका नाम लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। फिर प्रेशर का जो यूनिट है इसका फर्स्ट लेटर पास्कल, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो स्मॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइवेड क्वांटिटी, तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी डेराइवेड क्वांटिटी है। रेडियन, स्टेरेडियन। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है, यहाँ पे ये था कि किस क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव डायमेंशन, मतलब किस क्वांटिटीज के पास किस का डायमेंशन होता है। तो आप जानते हैं सिंपली रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस है, प्लेन एंगल का है यूनिट, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। तो ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। और तीसरा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्या है, ऑल ऑफ देम, यानी ये तीनों क्या है, डायमेंशन लेस है। इसमें क्वेश्चन में ये था कि मतलब कौन कौन सी क्वांटिटी क्या है, किस किस क्वांटिटी की डायमेंशन है। तो इसमें से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, ये तीनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वैसे आप लोगों में डायमेंशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ सिंपल जैसे फोर्स है, प्रेशर है, इनका मतलब डायमेंशन भी पूछ दिया जाता है। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, नोन एंड अननोन वैल्यू। तो मेजरमेंट होता क्या है, तो मेजरमेंट दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का मतलब कंपैरिजन होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेजरमेंट दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन नहीं होता, नहीं, उसमें यूनिट भी सेम होना चाहिए। और वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू आप जानते हो तो वो मेजरमेंट नहीं बोला जाएगा। सेकेंड, मेजरमेंट क्या होता है, दो ज्ञात और अज्ञात वैल्यूओं के बीच की तुलना। तो इसमें भी मिस है, यूनिट सेम होना चाहिए। और यहाँ पे भी बता रहा है, यहाँ बता रहा है मेजरमेंट क्या होता है, दो ऐसी मतलब चीज़ जिसके दो ऐसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसका मतलब यूनिट सेम हो, इसे हम मेजरमेंट बोलेंगे। तो हाँ, ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसे हम मेजरमेंट बोल सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इसे भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट उनका वैल्यू अगर सेम हो जाए, मैच हो जाए, यानी 5 kg से अगर 5 kg का आप में अगर जानते हो नोन वैल्यू हो, तो एक अननोन वैल्यू होना चाहिए, एक नोन वैल्यू होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू आप जानते हो तो उसे मेजरमेंट नहीं बोला जाएगा। ऐसा तो है कि मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यूनिट सेम होने उसके साथ साथ मतलब उनकी वैल्यू भी एक की नोन होनी चाहिए, एक की अननोन होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच कंपैरिजन होना चाहिए। तो इसमें से आप इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें से इनकरेक्ट पास्कल है। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे
करंट का जो यूनिट लिखा गया है एम्पियर है, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिर इसमें भी फर्स्ट लेटर मतलब अल्फ़ाबेट कैपिटल, वोल्ट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में है, जो कि मतलब नोट के हिसाब से सही नहीं है एसआई यूनिट के। और यहाँ पे पास्कल प्रेशर का यूनिट है, एसआई यूनिट, जिसमें स्मॉल लेटर से इसका स्मॉल अल्फ़ाबेट से इसका यूनिट स्टार्ट है, इसीलिए ये वाला सही है। तो आइए हम जानते हैं सम नॉन एसआई यूनिट्स जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, लेंथ का एक यूनिट होता है पारसेक, जिसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, लेंथ का यूनिट है। उसके बाद लाइट का यूनिट हम बताए थे कि मतलब टाइम से इसका कंपैरिजन ना कीजिए, ये लेंथ का यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻15। ऐसे मतलब 1 फर्मी, ये न्यूक्लियस का साइज होता है। 1 फर्मी ये न्यूक्लियस का साइज होता है। तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। तो ऐसे ही कर करके 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अच्छा, और 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। फोर्स का देखिए 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू kgf इक्वल टू 9.8, यानी अगर वेट क्या है, फोर्स है। 1 बार प्रेशर इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल। उसके बाद से एनर्जी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। उसके बाद से 1 जूल बराबर 10⁻6 अर्ग होता है शायद, हाँ 1 जूल बराबर 10⁻6 अर्ग होता है। और एनर्जी का जो मात्रक है किलोवाट आवर, इसका वैल्यू देखिए 3.1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, याद करने वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और इनमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ज़्यादा याद करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे कीजिए और 10⁻0 ले लीजिए। 10⁻0 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पे 1 मीटर ले लीजिए। आप ऐसे करके मतलब कोई भी यूनिट ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे 10⁻1 है और यहाँ पे -1 है, बीच में 0 है। अगर आपको नीचे जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऊपर जाना है तो 10 से डिवाइड करोगे। और ये कब तक चलेगा, मतलब यहाँ तक 10⁻3 तक और 10⁻³ तक, क्योंकि यहीं तक एक फिक्स्ड पैटर्न में पावर दिए गए हैं। उसके बीच में मतलब 10⁻4, 5, 6 ऐसे नहीं है। तो यहाँ तक ये फॉलो करेगा। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखिए 2 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 10⁻² मीटर। तो ऐसे कर सकते हो। और बाकी सब फेमटो तक आप याद कर सकते हो, यानी फर्मी इसे बोला जाता है। यहाँ मतलब 10⁻15 से 10⁻⁻15 तक याद कर सकते हो। मेजरमेंट में हम इसमें मतलब सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो मतलब किसी भी चैप्टर में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये अनजान टॉपिक है, इसे हम जानते नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को भी कवर कर लिया, ताकि मतलब कभी भी आए किसी भी चैप्टर में, फोर्स, प्रेशर या फिर जैसे मोशन में किसी भी चैप्टर में आए तो
तो आपको ये ना लगे कि वेक्टर कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो आखिर होता कैसे है, आपको ये महसूस ना हो। तो हम यहाँ पे आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बता दे रहे हैं। तो वो सभी क्वांटिटियाँ जिनके पास दिशा और परिणाम और दिशा और उसके साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, मतलब वो फिजिकल सारी भौतिक राशियाँ जिनके पास दिशा और परिणाम और वो जो वेक्टर क्या बोलते हैं सदिश के जोड़ों का मतलब पालन करता हो, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वह मतलब भौतिक राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ पे हम इसका लिख दे रहे हैं, इसको इन दोनों का मतलब डिफरेंस लिख दे रहे हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद से ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं। इसका वैल्यू केवल पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू 0, निगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। और वेक्टर को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन शायद आप लोगों ने ना समझा हो कि वेक्टर होता क्या है। जैसे आप वेक्टर एडिशन ला, डायरेक्शन समझ में आया या अब मैग्नीट्यूड समझ में आया कि मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू होती है और डायरेक्शन तो समझते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन ला होता क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो फोर्स देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स इस ब्लॉक पे एक तरफ एक साइड से 4 न्यूटन का मतलब फोर्स लगा रहे हैं और एक साइड से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड से लगा रहे हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मतलब एक ऐसा ब्लॉक है जिससे मतलब 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं दो मतलब व्यक्ति मिलके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 8 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 न्यूटन। यानी क्या, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाए तो क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन वो दोनों एक ही साइड से लगाए तो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। तो अगर आप वेक्टर एडिशन करते हो तो क्या होगा, वेक्टर एडिशन में क्या, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है और मिनिमम वैल्यू होता है उसके बीच मैग्नीट्यूड लाई करता है। जो इस बल का परिणाम होगा वो इसके अधिकतम और न्यूनतम जो परिणाम होगा, इसका अधिकतम और न्यूनतम परिणाम होगा, उसी के बीच अदर वैल्यू आएंगी, मतलब दूसरी वैल्यू आएंगी। अधिक से अधिक यहाँ पे कितना बल हो सकता है, 8 न्यूटन, और कम से कम कितना बल हो सकता है, 0 न्यूटन। यानी क्या कह सकते हैं, ये अपोजिट फोर्स लगा रहा था, यानी एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे थे 180 डिग्री पे, लेकिन एक साथ लगा रहे थे तो 0 डिग्री पे। यानी यहाँ पे एंगल मायने रखता है, यहाँ पे एंगल मायने रखता है। वहीं पे देखिए, अगर आप स्केलर क्वांटिटी है कोई भी, अगर आप एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ से आपके घर जाना है, कहीं यहाँ पे जाना है, तो आपको पता है कि हमको यहाँ पे जाना है,
यहाँ पे जाना है, आपका क्या है गोल यहाँ है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और इसके पास क्या है लेंथ भी है, लेंथ भी और डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि मतलब किसी भी रूट से जाना है, इस रूट को छोड़ के, इस रूट को छोड़ के किसी भी रूट से जाना है, तो वो क्या हो गया लेंथ हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मतलब क्या हो गया लेंथ, तो ये भी है मतलब ये क्या है हो गया डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर करता है, यहाँ पे मतलब आपका डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। अगर डिस्टेंस ले रहे हो आप तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड में कभी भी मतलब स्केलर क्वांटिटी में कभी भी आपका मैग्नीट्यूड निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जीरो हो सकता है मतलब आप स्टेबल रहो तो एक ही जगह पे, लेकिन उसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए वेक्टर एडिशन लॉ अलग होता है। स्केलर में क्या होता है, कभी भी ऐड करने पे वैल्यू बढ़ती हैं लेकिन निगेटिव नहीं होती हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ में क्या होता है, आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होगा, हम मतलब उन दोनों के बीच ही लाई करेगा, कितना भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा मोशन से रिलेटेड, जिसमें हम और सारे मेजरमेंट के क्वेश्चंस लाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।